हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल ई गुरुकुल ज्ञान पर। और आज हम लोग देखेंगे हिंदी भाषा और उसके विकास। देखेंगे किस प्रकार से हिंदी भाषा, जिस प्रकार हमारे हिंदी साहित्य का इतिहास है उसी प्रकार हिंदी भाषा और उसका विकास भी है। जो एक छोटा सा टॉपिक है जिससे प्रश्न आते ही आते हैं। तो ये अगर आप हिंदी साहित्य के स्टूडेंट नहीं है तो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी भी स्टेट से सी टेट, यूपी टेट या कोई भी टेट दे रहे हैं वहाँ भी ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बिना टाइम वेस्ट के बढ़ते अपने क्वेश्चन की तरफ। इसमें देखेंगे पहला प्रश्न जो है हमारा, इनमें से कौन प्राचीनतम भाषा नहीं है। ठीक है, यहाँ किसकी बात हो रही है? प्राचीनतम भाषा की बात हो रही है। जैसे सबसे पहले भाषा जो है हमारी संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। अपभ्रंश से हिंदी भाषा का विकास हुआ है। तो यहाँ पर सबसे प्राचीनतम भाषा है ये पूछा जा रहा है, तो संस्कृत है, वैदिक संस्कृत है या फिर प्राकृत या अपभ्रंश है। अब देखेंगे कि संस्कृत के भी दो रूप हैं। ठीक है, एक तो है हमारी वैदिक संस्कृत और दूसरी है हमारी लौकिक संस्कृत। कौन सी है? लौकिक संस्कृत। तो लौकिक संस्कृत से ही आपकी पाली और प्राकृत, अपभ्रंश, ठीक है, अपभ्रंश से हिंदी भाषा का विकास हुआ है। तो लौकिक जो है वो हमारी हिंदी भाषा, जो संस्कृत भाषा है उसका दूसरा रूप है। वैदिक संस्कृत सबसे पुरानी है, इसलिए वैदिक संस्कृत, जिसमें हमारे वेद लिखे गए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि ऋग्वेद में किस भाषा का प्रयोग हुआ है। ऋग्वेद में किस भाषा का प्रयोग हुआ है आपको बताना है कि ऋग्वेद में किस भाषा का प्रयोग हुआ है। सिंपल सी बात है, जस्ट हमारा पहला वाला क्वेश्चन जो है उसी से रिलेटेड ये प्रश्न है। तो आपको बताना है कि ऋग्वेद में कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ है। अभी देखो, संस्कृत के प्रारंभ में दो रूप थे, एक लौकिक संस्कृत और एक वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत वो संस्कृत थी जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भी बदलाव, विशुद्ध संस्कृत जिसे हम कह सकते हैं। विशुद्ध का मतलब होता है टोटली करेक्ट, एकदम शुद्ध। ठीक है, उसको वैदिक संस्कृत कहते हैं। तो वैदिक इसलिए पड़ा इसका नाम क्योंकि वेद पुराण इसमें लिखे गए हैं। तो ऋग्वेद वेद है हमारा, ये सबसे प्राचीनतम वेद है। तो ये इसकी भाषा क्या है? वैदिक संस्कृत। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न, इनमें से कौन सी भाषा मध्य भारतीय आर्य भाषा का काल की नहीं है। मतलब भारत में जो मध्य काल था, मध्य भारतीय आर्य भाषा, आर्य सबसे पहले आर्य भारत में आए थे, आर्य द्रविड़, तो उनका जो मध्य काल था वो नहीं है। अपभ्रंश, प्राकृत, पाली और संस्कृत आपको बताना है। तो प्राचीनतम तो संस्कृत थी, तो मध्य कैसे हो सकती है? क्योंकि प्राकृत संस्कृत से ही हमारी कौन सी निकली है? पाली, और पाली से निकली है प्राकृत। तो मध्य काल में पाली, प्राकृत और अपभ्रंश रहे हैं। प्राचीनतम संस्कृत है, तो संस्कृत मध्य की नहीं है। आर्यों की सबसे प्राचीनतम जो भाषा है वो है। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अपभ्रंश भाषा का काल इनमें से क्या है। अपभ्रंश भाषा का काल आपको बताना। देखिए, अपभ्रंश का मतलब होता है टूट फूट हो जाना। ठीक है, उसमें बिखराव आ जाना, जिससे हमारी 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां बनी हुई हैं। ठीक है, तो सबसे प्राचीनतम संस्कृत थी, संस्कृत के बाद पाली। पाली का जो काल है वो 500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी तक है। और 1000 ईस्वी से लेकर पहली ईस्वी, सॉरी, 500 ईसा पूर्व से पहली ईस्वी है, पहली ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक आपकी प्राकृत है। और 500 से लेकर आपका 1000 जो है वो अपभ्रंश का है। और 1000 ईस्वी के आसपास से हमारी हिंदी भाषा का विकास शुरू हो जाता है। तो अपभ्रंश का काल बताया, तो आप बताइए 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी। ठीक है, 1000 ईस्वी से 15, ये हमारी हिंदी भाषा का विकास हो जाएगा। ठीक है, हिंदी, जिसमें हिंदी कह सकते हैं कि हमारी 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां हैं। 500 ईस्वी से लेकर और 1 ईस्वी तक, ये कौन सी है हमारी? 500 ईस्वी से लेकर 1 ईस्वी तक ये है हमारी प्राकृत। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है। हिंदी की उत्पत्ति जो है, अपभ्रंश का मतलब मैंने आपको बताया टूट फूट हो जाना, उससे बहुत सारा बिखराव हो गया। और हमारे अपभ्रंश में जो भी मैंने आपको बताया कि 5 उपभाषाएं बनी हैं और उनसे 18 बोलियां बनी हैं। तो हिंदी जो बनी है हमारी, ठीक है, वो किस अपभ्रंश से मानी जाती है? हिंदी जो है हमारी सौरसेनी अपभ्रंश से। किससे मानी जाती है? सौरसेनी अपभ्रंश से। इनमें से कौन सा नाम अपभ्रंश के लिए प्रयुक्त नहीं होता है? अभट्ट, अभट्ट, देश भाषा, ये तीनों ही देसी भाषा या देश भाषा, अभट्ट और अभट्ट, ये तीनों ही अपभ्रंश के लिए, लेकिन डिंगल और पिंगल ये नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी भाषा वियोगात्मक भाषा है? ठीक है, वियोगात्मक भाषा के लिए पूछा गया कि कौन सी वियोगात्मक भाषा है। तो वियोगात्मक भाषा जो है हमारी अपभ्रंश भाषा है। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा का आरंभ मोटे तौर पर कब से हुआ? अगर केवल हिंदी की बात करते हैं, अपभ्रंश, पाली, प्राकृत की बात नहीं कर रहे, केवल हिंदी भाषा की बात कर रहे हैं कि जो हिंदी भाषा हम वर्तमान में प्रयोग कर रहे हैं, ये हिंदी जो भाषा है इसका 1000 ईस्वी, क्योंकि इससे पहले अपभ्रंश थी। ठीक है, अपभ्रंश का जो काल है 500 ईस्वी से लेकर 1000, और 1 से लेकर 500 ईस्वी तक प्राकृत है,
और 500 ईसा पूर्व से लेकर 1 ईस्वी तक आपकी पाली भाषा है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संस्कृत में किसी शब्द में कुल कितने रूप और विभक्ति तथा वचनों के आधार पर बनते हैं? संस्कृत में किसी शब्द के कुल कितने रूप बनते हैं और विभक्तियां बनती हैं, वचनों के आधार पर बताना है आपको। तो संस्कृत में जो है वो 24 बनते हैं। कितने बनते हैं? 24। अगला प्रश्न देखेंगे, हिंदी में किसी शब्द के मूलतः कितने रूप बनते हैं? हिंदी के कितने रूप हैं? 2 रूप हैं। ठीक है, मूल से आप देखेंगे ना, एक वचन बहुवचन। ठीक है, कितने रूप बन रहे हैं? एक वचन बहुवचन। संस्कृत की तरह नहीं, हमारी हिंदी भाषा में 2 ही रूप बनते हैं। अगला है दो वचन 3 वचन, ऐसा कुछ नहीं होता है। संदेश रासक के रचयिता कौन है? संदेश रासक, अब दिल में संदेश रह गई, मैंने आपको बताया था ना, अब दिल में संदेश। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि ये किसका है? अब्दुल, अब दिल में, अब्दुल रहमान, अब दिल में संदेश। ठीक है, अब दिल में संदेश तो किसकी हो जाएगी? अब्दुल रहमान की। अब दिल में संदेश रह गई, रहमान, अब्दुल, अब्दुल यानी कि अब दिल में रह संदेश रह गई, तो अब्दुल रहमान की है। अपभ्रंश के प्रमुख कवि धनपाल की रचना कौन सी है? धनपाल, धनपाल, धन जो है, धन की बात कर रहे हैं। धन कहाँ था? धन तो हमारे पास, आप कुछ कई लोग बोलते ना, अब धन कहाँ है? ठीक है, धन तो भविष्य में होगा, जब हमारी जॉब लग जाएगी, सैलरी आएगी। ठीक है, तो धन, धन कहाँ है? तो धन कहाँ होगा? भविष्य में होगा। भविष्य कहाँ? धन कहाँ है? तो भविष्य में होगा। ठीक है, नेक्स्ट है भविष्य कहाँ। हिंदी का प्रथम कवि राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन किसे मानते हैं? इन्हें घुमक्कड़ कवि भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी यात्रा वृतांत बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। इन्होंने सबसे अधिक अपनी जो कलम चलाई है वो यात्रा वृतांत में चलाई है। तो राहुल सांकृत्यायन किसे मानते हैं? हिंदी का प्रथम कवि। अलग अलग राइटर के अनुसार अलग अलग कवियों को माना गया है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि राहुल सांकृत्यायन के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि किसे माना गया है। ठीक है, तो राहुल जी के अनुसार हिंदी का जो प्रथम कवि है वो कौन है? सरपाह। ठीक है, और सर्वमान्य भी यही माना जाता है। नेक्स्ट है शब्दानुशासन। शब्दानुशासन नामक प्राचीन व्याकरण, ये कैसी रचना है? व्याकरण की रचना है। किसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता कौन है? हेमचंद्र जी। नेक्स्ट है पाहुड़ दोहा। दोहा पाहुड़ अलग है, पाहुड़ दोहा अलग है। ठीक है, पाहुड़ दोहा किसकी रचना है? पाहुड़ दोहा जो है राम सिंह जी की। ठीक है, किसके? राम सिंह की। नेक्स्ट, इनमें से किस कवि की गणना 84 सिद्धियों में की जाती है? 84 सिद्ध। ठीक है, 84 सिद्धों की 200 वैष्णव की वार्ता, 84 सिद्धों की जो है, तो यहाँ पर सिद्ध जो है 84 है, नाथ 9 है। ठीक है, तो यहाँ पर 84 सिद्धों की बात हो रही है कि सिद्धों में नहीं माने जाते थे, ऐसा कौन है? तो आपको बताना है कि 84 सिद्धों में जिनकी गणना नहीं होती थी वो कौन है? सरपाह। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सिद्ध नहीं है? इनमें से कौन सिद्ध नहीं? लुईपा, गोरक्ष, ठीक है, सरपाह, देवसेन, गौरछप्पा। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से कौन नहीं है, तो इनमें से देवसेन जो है वो नहीं है। नेक्स्ट है, इनमें से अवधी भाषा की प्राचीनतम कृति कौन सी मानी जाती है? अवधी भाषा। अब देखिए, सारी की सारी रचना अवधी भाषा में, बड़ी कंफ्यूजन है। रामचरितमानस, पद्मावत, दोनों ही। ठेठ अवधि की बात करें तो रामचरितमानस है। तुलसीदास कृत सबसे महाकाव्य जो है रामचरितमानस लिखा गया। चित्रावली और चंदायन ये भी महाकाव्य, लेकिन सबसे प्राचीनतम अगर हम बात करते हैं तो 1370 में। ठीक है, ये कौन सी है हमारी? बताइए जरा। चंदायन, मुल्ला दाऊद की। नेक्स्ट है, हंस जवाहिर के रचयिता कौन है? हंस जवाहिर, करे हंस ने जवाहिर खा लिए, मतलब जैसे वो नहीं होते गेहूं जवाब। ठीक है, तो हंस करे कसम से मैंने नहीं देखा, कसम से, कासिम से। ठीक है, कसम से हंस ने जवाहिर देखे खा लिए, या कुछ इस तरीके से आप देखो। हंस क्या, चिड़िया पक्षी क्या दाना चुनते हैं, तो ठीक है, जवा जो है एक तरीके से क्या होते हैं? गेहूं, जौ होते हैं, वैसे आप इनको ऐसा इमेजिन कर लीजिए कि हंस ने, नहीं कसम से। ठीक है, तो कासिम सा। इनमें से कौन सी रचना अवधी भाषा की नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सी रचना है अवधी भाषा की नहीं है। आपको अपना आंसर बताना है। तो अवधी भाषा की जो रचना है वो कौन सी नहीं है? विनय पत्रिका आपकी ब्रज भाषा में लिखी हुई तुलसीदास की रचना है। रामचरितमानस, पद्मावत और मधुमालती, ये आपके दोनों ही रचनाएं, तीनों ही रचनाएं कैसी हैं? अवधी भाषा में। लेकिन जो आपकी विनय पत्रिका है, तुलसीदास ने अपनी जो कलम चलाई है उन्होंने दोनों भाषाओं पर चलाई है। ठीक है, उनकी ब्रज भाषा और अवधी भाषा दोनों पर बहुत ही गहरी कमांड थी। आप कह सकते हो कि दोनों में उन्होंने बहुत ही अच्छा लिखा है। जितनी पकड़ उनकी अवधी भाषा पे थी उतनी ही पकड़ उनकी किस पर है? ठीक है, उतनी ही पकड़ आपकी अवधी भाषा और ब्रज भाषा दोनों पर ही है। तो आपको इस तरीके से बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले देखेंगे
ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया कि इनमें से कौन सी रचना अवधी भाषा की, तो अवधी भाषा की विनय पत्रिका नहीं, किस भाषा की विनय, ये है आपके ब्रज भाषा की। इनमें से कौन सी रचना तुलसीकृत नहीं है, तुलसीदास की जो है 19 रचनाएं मान्य है, तो इस कवितावली, गीतावली, दोहावली है ना, अनुराग वांसरी जो है नूर मोहम्मद की है, किसकी है, नूर मोहम्मद की। ये अवली वाली जितनी भी रचना है तुलसीदास जी की है। नासकेतोपाख्यान के रचयिता कौन है, नासकेतोपाख्यान, ठीक है, ये किसकी रचना है आपको बताना है, तो नासकेतोपाख्यान किसकी है, सदल मिश्र की है। नेक्स्ट है स्वामी दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती इनमें से किसकी स्थापना की, दया करो, ठीक है, दया करो आर्य समाज, ठीक है, दया करो आर्य समाज, भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी, ठीक है, एनी बेसेंट, और एनी बेसेंट के द्वारा इसकी क्या की गई थी, रचना की गई थी। नेक्स्ट है राम प्रसाद निरंजनी की रचना इनमें से कौन सी नहीं है, वो है आपके भाषा योग वासिष्ठ, वशिष्ठ नहीं वासिष्ठ, भाषा योग वासिष्ठ, ठीक है, इनमें से है, राम प्रसाद निरंजनी की रचना है, ठीक है, ध्यान रखना। 84 वैष्णव की, 84 सिद्ध जो थे उनके ऊपर लिखी गई थी, 200 वैष्णव की वार्ता, 84 वैष्णव की वार्ता, तो 84 वैष्णव की वार्ता किस भाषा में लिखी गई रचना है आपको बताना है, तो ये किस भाषा में लिखी गई है, ब्रज भाषा में, गोकुल नाथ जी के द्वारा। नेक्स्ट है राजा लक्ष्मण सिंह किस हिंदी के पक्षधर थे, राजा लक्ष्मण सिंह संस्कृत निष्ठ हिंदी की, ठीक है, जिसमें तत्सम भाषा के शब्दों का बहुत अधिक प्रयोग किया गया था, वह संस्कृत निष्ठ भाषा कहलाती है, जिसमें संस्कृत के बहुत अधिक शब्द यानी कि तत्सम भाषा के, हिंदी में तत्सम और तद्भव जो है, हिंदी भाषा बोलने वालों की अनुमानित संख्या कितनी मानी जाती है, एक डाटा पूछ लिया गया, एक ऐसे ही एवरेज डाटा लगभग 60 करोड़, ठीक है। अभी अब देखेंगे रिसेंटली बढ़ता जा रहा है, 2000 अब देखेंगे अभी 22 में हिंदी भाषा हमारी 3rd नंबर पे आ चुकी है। हिंदी के अंतर्गत कुल कितनी बोलियां हैं, हिंदी के अंतर्गत कुल 18, आपको बता रहा है हिंदी के अंतर्गत कुल कितनी बोलियां हैं, 18 बोलियां, 5 उपभाषाएं हैं। नेक्स्ट है इनमें से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं, पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं, 5, ठीक है, तो इसमें से कौन सी नहीं है, मगही, बांगरू, बुंदेली और खड़ी बोली, तो मगही जो है वो आपके इसकी नहीं है, ठीक है, मगही, मैथिली और भोजपुरी, ठीक है, मगही, मैथिली और भोजपुरी, ये बताना है आपको किस भाषा की बोली है, बांगरू, बुंदेली, खड़ी बोली, ये आपके पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। इनमें से अवधी किसके अंतर्गत आती है, अवधी छत्तीसगढ़ी, ठीक है, अवधी छत्तीसगढ़ी आपको बताना है ये किसके अंतर्गत आने वाली भाषा है, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, तो ये है आपके अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की है, किसकी है, पूर्वी। अब 36, ठीक है, अब या फिर ABC कह सकते हो, ABC, ए से अवधी, बी से बघेली, सी से छत्तीसगढ़ी, ठीक है, ABC अपूर्वी हिंदी, ठीक है, पूर्व में हिंदी में अब क्या पढ़ाया जाएगा, ABC, पूर्वी हिंदी में क्या पढ़ाया जाएगा, ABC, ऐसे कर सकते हो। और मगही, मैथिली और भोजपुरी ये बिहारी हिंदी की हैं। इनमें से कौन सी बोली बिहारी हिंदी की नहीं है, तो भोजपुरी, मगही और मैथिली, ठीक है, मैथिली विद्यापति बहुत ही प्रसिद्ध कवि है इसके, लेकिन मारवाड़ी नहीं है, मारवाड़ी आपको पता है राजस्थान की, जैसे सुनने में लग रहा है, तो मारवाड़ी नहीं है, तो यहाँ से आपको याद हो जा रही है कि पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हैं, बिहारी हिंदी की मगही, मैथिली, भोजपुरी 3 है, पूर्वी हिंदी की ABC, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। इस तरीके से इनसे भी बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हमें ये याद करने ही पड़ेंगे। अगला देखेंगे लखनऊ, बाराबंकी। अभी देखो एक तो पूछ लेगा किस बोली से, किस भाषा से, किस बोली, कौन सी उपभाषा से हिंदी की, पूर्वी हिंदी से है ना, बिहारी हिंदी से कौन सी निकली है। फिर उसके अलावा जो भारत में क्षेत्र हैं, जो जगह हैं, जिला या फिर आप कह सकते हो कौन कौन से जिला में कौन कौन सी बोली बोली जाती है, तो लखनऊ और बाराबंकी में कौन सी बोली बोली जाती है, ठीक है। हमारे भारत में जैसे कहावत भी है, कोस कोस पे पानी बदले और 4 कोस पे बानी, तो बानी यानी कि बाड़ी के लिए बोला गया है कि आप देखेंगे पानी और जो वाणी है वो हर एक कोस पे आपको बदली हुई दिखाई देती है, तो यहाँ पर ये पूछा गया, तो अवधी जो है लखनऊ में अवधी भाषा बोली जाती है और बाराबंकी में भी अवधी भाषा। बघेली बोली का केंद्र कहाँ माना जाता है, अभी पूछा गया था बघेली किसकी है, ABC किसकी है, पूर्वी हिंदी की। अब पूर्वी हिंदी यानी कि बघेली, उसमें से पूछा गया कि ये इसका केंद्र कहाँ पर है, जैसे अगर ब्रज भाषा का मथुरा वृंदावन है, इसी प्रकार से बघेली का जो केंद्र माना जाता है वो कौन सा, रीवा, मध्य प्रदेश। इनमें से ब्रज भाषा किस नगर की बोली नहीं है, ब्रज भाषा की मथुरा में बोली जाती है, ठीक है, इटावा, आगरा और हाथरस, आपको बताना है इनमें से इटावा में नहीं बोली जाती है, मथुरा, हाथरस और आगरा में ब्रज भाषा बोली जाती है। ब्रज भाषा
ब्रज बोली है, लेकिन साहित्य में इतना ज्यादा सूरदास ने और बाकी कवियों ने प्रयोग किया जिसकी वजह से हिंदी अवधी और ब्रज भाषा को हम भाषा कहने लगे, जबकि दोनों ही बोलियां हैं। इस चीज को ध्यान रखना है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ब्रज भाषा बोली है या भाषा, तो ये बोली है। अवधी भाषा या बोली, तो ये बोली है। ये दो भाषाओं को इसलिए मान्यता, अब पूरा का पूरा देखेंगे रीतिकालीन साहित्य, ठीक है, और जिस तरीके से रचना है हमारी ब्रज भाषा में और अवधी भाषा में, इसलिए इन साहित्य में प्रयोग होने की वजह से इनको भाषा कहने लगे, नहीं तो ये बोली है। इंदौर उज्जैन की बोली को क्या कहा जाता है? इंदौर और उज्जैन की बोली को मालवी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नैनीताल के आसपास यानी कि उत्तराखंड की बात हो रही है। ठीक है, पहाड़ी क्षेत्रों में जो पहाड़ी हिंदी है उससे कौन कौन सी, कुमाऊनी और गढ़वाली है। तो आपको बताना है कि नैनीताल के आसपास कौन सी बोली बोली जाएगी। ठीक है, तो ये है आपके कुमाऊनी। कौन सी है? कुमाऊनी। कुमाऊनी जो है वो 7 जिले में, ये नैनीताल की जो है कुमाऊनी भाषा बोली जाती है। कौन कौन से? गढ़वाल है, पौड़ी है, टिहरी है, चमोली है, रुद्रप्रयाग है, उत्तरकाशी है, देहरादून है और हरिद्वार है। यहाँ सब जगह कुमाऊनी भाषा बोली जाती है। इसी प्रकार गढ़वाल क्षेत्र, तो जो पहाड़ी हिंदी हमारी उपभाषा हिंदी की है उससे 2 बोलियां निकली हैं, एक गढ़वाली और एक कुमाऊनी। तो कुमाऊनी जो है 7 जिलों में बोली जाती है। दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, गढ़वाल, पौड़ी, टिहरी, चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, देहरादून और हरिद्वार। नेक्स्ट प्रश्न है, भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से हिंदी के अंतर्गत कितनी उपभाषाएं? अभी जो जस्ट मैं आपको रिपीट कर रही हूँ बार बार, ये 5 हमारी उपभाषाएं हैं जिनसे 18 बोलियां निकली हुई। इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से एक कथन जो है सत्य नहीं है। ब्रज भाषा का केंद्र दिल्ली, ये असत्य है, क्योंकि ब्रज भाषा का केंद्र जो है वो मथुरा, वृंदावन है, ना कि हिंदी। हिंदी सॉरी दिल्ली जो है खड़ी बोली का है। नेक्स्ट, इनमें से असत्य कथन को छाटिए। आपको बताना है कि असत्य कथन कौन सा है। तो विद्यापति मैथिली भाषा के, विद्यापति को मैथिल कोकिल इसीलिए कहा जाता है, विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है, भोजपुरी के कवि नहीं है, वो किसके हैं? मैथिली भाषा के। हरियाणा। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा जिला ब्रज भाषा का क्षेत्र नहीं आता है? तो मथुरा आता है, अलीगढ़, भरतपुर और गाजियाबाद। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा नहीं आता है। तो गाजियाबाद, दिल्ली एनसीआर के आसपास जितना भी है वहां पर खड़ी बोली बोली जाती है। मानक हिंदी का मूल रूप कौन सा है? खड़ी बोली। जो हमारी खड़ी बोली है हिंदी में, वही मानक हिंदी, जिसे हम हिंदी वर्तमान में मान्यता प्राप्त है मानक हिंदी खड़ी बोली को। ठीक है, इनमें से असत्य युग्म को छाटिए। एक, विद्यापति मैथिल बिल्कुल सही है, तुलसी भाषा, बिहारी ब्रज और केशवदास खड़ी बोली। तो आपको इनमें से बताना है अपना ऑप्शन, इनमें से कौन सा। तो केशवदास संस्कृत लिस्ट लिखी हुई है, तो ये उनकी खड़ी बोली नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, ब्रजनागरी लिपि, देवनागरी, देवनागरी लिपि का विकास, लिपि जो है किस में लिखी हुई है? खरोष्टी, चित्रलिपि, ब्राह्मी। तो देवनागरी का जो देवनागरी लिपि का विकास किस में हुआ है? ब्राह्मी लिपि में। किस में हुआ है? ब्राह्मी लिपि में। और हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी। देवनागरी किससे बनी है? ब्राह्मी से। ठीक है, इस तरीके के प्रश्न भी पूछ दिए जाते हैं जो कि हमें ध्यान से पढ़ने हैं। अगला प्रश्न है हमारा, देवनागरी लिपि में कुल कितने वर्ण हैं? 52 वर्ण है हमारी हिंदी वर्णमाला में। देवनागरी का मतलब क्या हो गया? हमारी हिंदी वर्णमाला। अगला प्रश्न है हमारा, देवनागरी लिपि में कितने, इनमें से किस प्रकार की लिपि है? वो कैसी लिपि है? वर्णात्मक है, कुटिल है, ध्वन्यात्मक है, चित्रात्मक है? हमारी जो देवनागरी लिपि यानी हिंदी भाषा जो हमारी, वो किस कैसे वर्ण लिखे गए? उसमें हम वर्ण तो पढ़ते ना, आ से नार, आ ई उ ए, तो ये वर्णात्मक है। ठीक है, पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार, क ख ग घ ञ छ छ ज झ ञ, तो ये जो अनुस्वार 5वां स्थान है देवनागरी लिपि में किए जाने वाले का सुझाव, मतलब कि 5वें स्थान पर आधा ना, आधा का, आधा माँ, या वा, इनके स्थान पर अगर हम आधा ना बनाकर अंक की बिंदी लगा दें, ठीक है, पंचम वर्ण जो है, तो ये सुझाव किसने दिया था? वर्तमान में आप देखेंगे जो है ज्यादा प्रयोग, पहले हम आधे अक्षर का प्रयोग करते थे, लेकिन वर्तमान में इसकी जगह अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। तो आपको बताना है, तो ये बाबू श्याम सुंदर दास जी ने सुझाव इसका दिया था। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश सरकार ने 1947 में लिपि सुधार समिति का गठन किया था। प्रश्न में आपको प्रश्न मिल गया, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, अगर पूछ लिया जाए लिपि सुधार समिति, ठीक है, किसने किया था? उत्तर प्रदेश सरकार ने। किस सन में? ऐसे पूछा सकता, उत्तर प्रदेश सरकार ने लिपि सुधार समिति का गठन कब किया था? 1947 में। लिपि सुधार समिति का गठन किसने किया था? उत्तर प्रदेश सरकार ने। ठीक है, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसमें अध्यक्ष किसको बनाया गया था? आचार्य नरेंद्र देव को। आचार्य नरेंद्र देव को। देवनागरी लिपि में आ की 12 खड़ी स्वर ध्वनियों के स्थान पर प्रयुक्त करने वाला सुझाव किसने? जो 12 खड़ी हम पढ़ते हैं, मात्रा जैसे सीखते हैं, का की कु, इस तरीके से, तो जो 12 खड़ी हम सीखते हैं, इसका सुझाव किसने दिया था हिंदी भाषा में? तो इसका सुझाव दिया था काका कालेकर ने। और काका कालेकर का आपको नाम याद होगा, जब हिमालय की बेटियां एक चैप्टर हम पढ़ते हैं, ठीक है, उसमें 7th क्लास में काका कालेकर का नाम वहां पर दिया हुआ है कि काका कालेकर ने भी नदियों को लोक माता कहा है।
इनमें से कौन सा कथन अधिक उपयुक्त है? इनमें से कौन सा कथन जो है अधिक सही है, मतलब सही पूछा गया आपसे कि इनमें से कौन सा करेक्ट है, तो इनमें से आपका ये है देवनागरी लिपि का विकास। अभी हमने जस्ट पढ़ा था ब्राह्मी लिपि की एक शाखा से हुआ, उत्तरी शाखा के रूप में हुआ। और डीपली पूछा जा सकता है पश्चिमी दक्षिणी, तो उत्तरी शाखा से देवनागरी का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। इस तरीके से हमने देखा 15 से 20 मिनट 50 प्रश्नों को कर लिया। इस तरीके से हम इसमें लगभग 300 प्रश्नों को पढ़ेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ और अपनी तैयारी करते रहिए। थैंक यू।